बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन। ठीक है, गॉस थ्योरम की हमारे पास 3 एप्लीकेशन है। जो पहली है हमारे पास किसके लिए, लाइन चार्ज के लिए है। जो लाइन चार्ज एक तरह से कंडक्टर का बिहेव करता है। ठीक है, जो दूसरी एप्लीकेशन है वो स्फेरिकल कंडक्टर के लिए है। ठीक है, और जो थर्ड हमारे पास एप्लीकेशन है तरह से डिडक्शन निकालना होता है इसका। ठीक है, इनसाइड आउटसाइड दोनों केसेस के लिए। ठीक है, तो पहला हम अज्यूम कर रहे हैं कि भाई हम निकाल रहे हैं लाइन चार्ज जो कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का काम करेगा। तो लिखो टॉपिक, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, हमने क्या निकाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर long straight conductor carrying current। ठीक है, तो बेटा टॉपिक का नाम है, इट मीन्स टॉपिक का नाम कहाँ से शुरू है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर। और किसकी एप्लीकेशन है ये, गॉस लॉ जो हमने कल पढ़ा था, गॉस थ्योरम उसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ठीक है, तो उसको एक बार समझो कैसे यूज़ करनी है, कैसे बिहेवियर है उनका, इट मीन्स रिजल्ट कैसा शो करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कैसे रहेगा रिजल्ट देखो एक बार पहले डायग्राम से समझो। हमने कोई डायग्राम बना दिया और डायग्राम कैसा है, किसी भी तरह से कंडक्टिंग वायर के लिए, जो कंडक्टिंग वायर है इसका मैंने नाम लिखा है ए और बी। इसका नाम क्या है, कंडक्टिंग वायर, लिख लो यहाँ पे कंडक्टिंग वायर। ठीक है, हमने अच्छे से पता है कंडक्टिंग वायर कौन सी होती है, ऐसी वायर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मेजोरिटी में प्रेजेंट है, लेकिन जो हमारे पास होल होते हैं वो माइनॉरिटी में रहते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, काफ़ी कम होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिंग वायर को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा हुआ अच्छे से, जो भी कंडक्टिंग वायर होती है वो ऑलवेज किसका बिहेव करती है, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में बिहेव करती है। ठीक है, कैसे बिहेव करती है, देखो हमने ये वायर को मान लिया कि किसके फॉर्म में, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में। ठीक है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, इसके 2 एंड हैं, ये पहला एंड है, नाम लिख दिया मैंने यहाँ पर ए, ये एंड है, यहाँ पर लिखा है एंड बी। क्लियर है, वायर कैसी है, कंडक्टिंग है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी जो लेंथ है वो हमने क्या जूम कर लिया, स्मॉल एल, ये लेंथ है, और ये भी क्या है, स्मॉल एल लेंथ है। ठीक है, तो अब देखा जाए तो ये जो हमारे पास वायर है सिलेंड्रिकल वायर, बाहर से भी क्या है, कंडक्टिंग है, अंदर भी क्या है, कंडक्टिंग है, तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, इसके सरफेस पे भी लाई करेगा। वो हमने क्या मान लिया, ये चार्ज पार्टिकल जो इसके सरफेस पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल है, इस सरफेस के ऊपर क्या करेंगे, लाई करेंगे। क्लियर है, जो चार्ज पार्टिकल कंडक्टिंग वायर के सरफेस के ऊपर अप्लाई हो रखे हैं, तो यहाँ पर 2 फॉर्म बनेंगी। एक तो क्या है, ये 2 एंड है ए और बी, एक अपर सरफेस है, आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, एक इनसाइड के लिए और आउटसाइड के लिए। तो हम अज्यूम कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है चार्ज पार्टिकल ई के लिए, और ई हमारे पास चार्ज पार्टिकल क्यू है जो, वो कैसा है, पॉजिटिव, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, आउटवर्ड, क्योंकि डायरेक्शन क्या होती है चार्ज पार्टिकल की, बाहर की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये कहाँ की तरफ डायरेक्शन होती है इसकी, आउटवर्ड।
ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो चार्ज पार्टिकल है वो हमारे पास डायरेक्शन कहाँ पर है, आउटवर्ड। नॉर्मल वेक्टर भी है, हम इसको लिख सकते हैं एक तरह से, इसके साथ ही जो नॉर्मल वेक्टर वो क्या है, एन वेक्टर, या इधर की तरफ हमारे पास क्या हो सकता है, आर वेक्टर। तो बेटा एक बार समझ लो, अब तक यहाँ क्या किया है, हमने एक कंडक्टिंग वायर ली है, जो कंडक्टिंग वायर है उसकी जो लेंथ है वो क्या है, एल है। ये जो स्मॉल एल लेंथ है, कंडक्टिंग वायर का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो जाए, और वो जो कंडक्टिंग वायर है किसका बिहेव करती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। ठीक है, जो ये वायर सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, हमने पता है इसके दो एंड है, एक एंड ए लिया है, एक एंड कौन सा लिया है, एंड बी लिया है। चार्ज पार्टिकल चारों तरफ है इसके, इनसाइड में भी और आउटसाइड में भी। तो जो चार्ज पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, ऑलवेज आउटवर्ड, इसलिए डायरेक्शन कहाँ है, बाहर की तरफ। जो एन वेक्टर है वो हमारे पास क्या होता है, एक तरह से यूनिट वेक्टर, जिसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, 1 होती है। तो हम कह सकते हैं एन ऑलवेज इक्वल टू 1, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। क्लियर बेटा, ये हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर। ठीक है बेटा, तो आगे हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह बिहेव करेगी। तो हम आगे देखो लिखते क्या है, हमने ये पढ़ा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। वो क्या पढ़ा था, लिखो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। जो गॉस थ्योरम की हमारे पास एक तरह से इक्वेशन आई थी, वो क्या आई थी, रिजल्ट फाई ई इक्वल टू कंप्लीट लूप के लिए, और कंप्लीट लूप हमारे पास क्या, क्लोज सरफेस, वो कितना है, एस होता है। साथ में क्या है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखी है किसी भी एरिया एलिमेंट में, और हम जब यहाँ पर डी एस लिख दूंगा, मैं यहाँ पे डी एस लिख दूंगा, तो एक गॉस लॉ को प्रूव करेगा, जो क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, ये इसका लॉ होता है। यहाँ पर देखो फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, डी एस सरफेस एरिया, कंप्लीट लूप के लिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, क्लोज सरफेस। ये हमारे पास क्या है, चार्ज पार्टिकल, और ये हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जिसकी वैल्यू मैंने बताई थी 8.85 10⁻⁻12। ठीक है, तो आगे देखो, हमने अच्छे से पढ़ा था कल कि जो डॉट प्रोडक्ट है उसमें एंगल कौन सा बनता है, cos थीटा। तो लेफ्ट टर्म लेके चल रहे हैं इसकी, यहाँ लिख दिया हमने फाई ई क्लोज सरफेस एस ई और डी एस। ठीक है, आगे देखो मैंने क्या कर दिया, क्लोज सरफेस एस के लिए ई डॉट डी एस, एंगल कौन सा है, डॉट, और डॉट में कौन सा बनता है, cos थीटा। cos कितना है यहाँ पर, 0, तो लिख सकते हैं इसको ई डी एस cos थीटा, जो कि यहाँ पे लिख दो वेयर थीटा इज इक्वल टू 0। जो थीटा की वैल्यू वो हमारे पास कितनी है, 0, तो यहाँ पे cos 0 कितना हो जाएगा, 1। तो इसको लिखा जा सकता है क्लोज सरफेस एस ई डी एस, और साथ में क्या है, cos एंगल 0। ठीक है, अब तो देखो बार दोबारा देखो, हमने cos थ्योरम का यूज किया है, ये cos थ्योरम एप्लीकेशंस होती है। ई डॉट डी एस, एंगल क्या बनेगा, cos थीटा, थीटा कितना होता है, 0, तो क्या हो जाएगा, cos 0। क्लियर है, आगे देखो, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस ई डी एस, और साथ में क्या है, cos 0, ये एंगल cos 0। तो बेटा आपने अच्छे से पढ़ा है, जो cos 0 होता है वो कितना होता है, 1। इट मीन्स उसकी वैल्यू क्या रहती है, मैक्सिमम। तो इसको लिख सकते हैं फाई ई कंप्लीट लूप एस ई और डी एस, cos 0 कितना हो गया, 1, तो 1 क्या इसका मल्टीप्लाई, तो इसको लिख सकते हैं फाई ई को हम बाहर निकाल सकते हैं, रिमेनिंग टर्म क्या रहेगी, एस और डी एस। ठीक है, अब हमने एक इक्वेशन पढ़ी हुई है, और वो इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, देखो ये लेफ्ट में चले सब टर्म्स,
और राइट में क्या है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो फाई ई को क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो वी नो दैट हमने टर्म पढ़े रखी है कि जो सरफेस एरिया होता है, ये क्या पूरा सरफेस एरिया एक सिलेंड्रिकल के लिए वो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, क्योंकि एच है जो वो किसका काम कर रहा है, एल का काम करेगा। यहाँ पे एल उसकी लेंथ है और एच क्या किससे रिप्लेस करवा दे, हाइट से। देखा जाए तो एल क्या उसके लिए जो उसकी तरह से एच का काम करेगी। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू यहाँ पुट करवा दो तो कितना हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई, और इसकी वैल्यू क्या है, इस पूरे टर्म्स की वैल्यू, इसका नाम लिखते हैं 2 पाई आर एल, तो लिख सकते हैं 2 पाई आर और एल। ठीक है, यहाँ से जो क्यू ई है, वी नो दैट क्यू ई की वैल्यू हमने क्या पढ़ी हुई है, ये वाली क्यू ई का मतलब क्या, फाई ई, ये फाई ई है, और फाई ई हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम लिख सकते हैं जहाँ पर फाई ई आया हुआ है उसको लिखा जा सकता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसको लिख दिया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई, साथ में क्या है 2 पाई आर और एल। ठीक है, अब यदि हम यहाँ से ई की वैल्यू निकालते तो कितना रिजल्ट मिलता, ई विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई आर एल और साथ में क्या है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ तक बात समझ लो, गोस थ्योरम ने अप्लाई की है, ये गोस थ्योरम होती है फाई ई डॉट डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ई डॉट डी एस एज इट इज है, डॉट में एंगल बनता कोस थीटा, कोस हमारे पास यहाँ पर कितना 0, तो कोस 0 हो गया, जबकि हमने पढ़ा कोस 0 कितना होता है 1 होता है, इसलिए डी एस इज इक्वल टू दिस क्वान्टिटीज, और ये हमारे पास क्या है डी एस क्वान्टिटी। ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया पूरी वायर के लिए जो रहेगा, जो सिलेंड्रिकल में बिहेव कर रही है वो क्या होता है 2 पाई आर एल, तो 2 पाई आर एल हमने यहाँ पुट करवा दिया, जो एच एल का काम करेगा। तो हमने एक चीज पढ़ी हुई है फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे पुट हो गया, ई निकालोगे ये टर्म यहाँ जाकर इसके न्यूमरेटर में आ गई बेटा, क्लियर है। आगे देखो, जो ये क्वेश्चन आई हुई है, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई आर एल और साथ में क्या है एप्सिलॉन नॉट। अब देखो एक रिजल्ट होता है, यहाँ लिखो वी नो दैट हमने पढ़ा था लाइन चार्ज डेंसिटी, जो लाइन चार्ज डेंसिटी होती है उसका नाम होता है लैम्डा। ये क्या है लाइन चार्ज डेंसिटी, जो किसके बराबर होती है चार्ज अपॉन एल। ठीक है, ये किसकी वैल्यू होती है लैम्डा इज इक्वल टू जितना चार्ज अप्लाई कर रखा पर यूनिट लेंथ के साथ। ठीक है, तो यहाँ चार्ज की वैल्यू यदि निकालोगे तो कितना हो जाएगा, चार्ज विल बी इक्वल टू लैम्डा साथ में क्या क्वांटिटी एल। तो ये जो इक्वेशन आई है Q इज इक्वल टू लैम्डा एल, ये यहाँ पुट कर दो ऊपर, तो रिजल्ट क्या बचेगा, E विल बी इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और एल। अब एल से एल कैंसिल हो गया। ठीक है, तो रिजल्ट क्या है हमारे पास, E कैन बी रिटर्न एज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर। क्लियर है, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। इसको दूसरे फॉर्म में ये भी लिखा जा सकता है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। क्लियर है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। देखो यहाँ तक तो हमने लिख लिया, ये वैल्यू यहाँ पुट करवा दी एज इट इज। एक रिजल्ट पड़ा हुआ है लैम्डा है, जो लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज निकालोगे यहाँ से लैम्डा और एल की मल्टीप्लाई हो जाएगी,
तो क्यू की वैल्यू यहाँ पुट करवा दो, लैम्डा एल पुट करवा दिया, एल से एल कैंसिल हो गया, ये क्वांटिटी बच गई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। हमने देखा जाए तो लैम्डा यहाँ पे क्या चार्ज डेंसिटी है, 2 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है, तो लिख सकते हैं ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। तो जहाँ पर आर बढ़ेगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, ई डिक्रीज हो जाएगा, जहाँ पर ई इंक्रीज होएगा वहाँ पर आर क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं एक तरह से जो लाइन चार्ज डेंसिटी है ये काम करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसके लिए एप्लीकेशन है स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। स्फेरिकल चार्ज के लिए क्या रहेगा सेकंड एप्लीकेशन, स्फेरिकल सेल लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर स्फेरिकल सेल। ठीक है, अब इसके लिए निकालने हैं गॉस थ्योरम का यूज करके। बेटा बिल्कुल जो हमने पहला किया था एक्सप्रेशन लगभग एज इट इज है। देखो हमने क्या अज्यूम किया था, कल एक स्फेरिकल कंडक्टर यूज किया था। ठीक है, हमने मान लिया स्फेरिकल शेप में है, उसका सेंटर पॉइंट क्या है, ओरिजिन ओ है। ठीक है, और हमने जो किया था किसी पॉइंट पी पे हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। पॉइंट पी से लेकर के ओ का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या रहेगा, स्मॉल आर रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारे पास क्या ई है किसी चार्ज पार्टिकल क्यू के लिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास ये एरिया एलिमेंट लिया है वो एरिया एलिमेंट क्या है, ds। यूनिट वेक्टर साथ में क्या है, n। ये हमने कल पढ़ा था। क्या ds क्या है, कोई भी सरफेस एरिया एलिमेंट है, पॉइंट पी पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है किसी चार्ज पार्टिकल q के लिए। r के सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, स्फेरिकल चार्ज हमारे पास पहले से ही है। तो गॉस थ्योरम में इक्वेशन क्या आई थी, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस हमारे पास है ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इसकी क्या थी, एक जनरल इक्वेशन। तो इसको प्रूफ करवा दो। फाई ई लेफ्ट में लिख चल रहे हैं सरफेस ऑफ डी एस, जबकि हमने पढ़ा अच्छे से दोनों के बीच में क्या डॉट प्रोडक्ट, एंगल कैसा बनेगा cos थीटा। तो अप्लाई कर दो, फाई ई इज इक्वल टू एस ई डी एस कॉस थीटा। और बेटा हमने अच्छे से पढ़ा है थीटा यहाँ पे कितना है 0 डिग्री। तो लिख दो यहाँ पे फाई ई इज इक्वल टू एस ई डी एस। ठीक है, डी एस इट मीन्स एरिया एलिमेंट, तो ई को बाहर निकाल दो एज इट इज फाई ई सरफेस ऑफ डी एस एस क्वांटिटी के साथ। अब फिर से जनरल इक्वेशन है कि जो हमारे पास सरफेस एरिया है डीएस एलिमेंट के लिए वो कितना होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। ये किसके लिए है, स्फीयर के लिए। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करवा दो, फाई ई इज इक्वल टू ई और ये कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ तक हमने एक्सप्रेशन पहले भी किया था, फाई ई डॉट डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट cos थीटा एंगल 0 इक्वेशन 4 पाई आर स्क्वायर। कोई ज़्यादा समस्या नहीं यहाँ तक, या तो बताओ बेटा। आगे लिखो, देखा जाए ना यहाँ पे ये आउटसाइड केस है, इसको यदि केस में बना के लिखोगे ना तो यहाँ पे लिख रहा ना, यहाँ पर जो पहला पॉइंट है ये पहला आउटसाइड केस, क्योंकि पॉइंट पी कहाँ है, आउटसाइड में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, फाई ई इज इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तो तक पहुंचे गए हैं। फाई ई हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो आगे देखो ई को यहाँ पर क्यों कितना रहेगा, एप्सिलॉन नॉट, ये क्वांटिटी तो यहाँ पे लिख देना, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
तो कितना ये E 4πr²। जब E को निकालोगे तो कितना हो जाएगा Q/4πr², साथ में कितना है ε0। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास क्या आएगा सरफेस एरिया एलिमेंट 4πr² के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो Q क्या ना E इज इक्वल टू Q/4πε0r²। इसी को दूसरी फॉर्म में क्या लिख सकते हैं E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q/r²। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। लिख दो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो आउटसाइड के लिए हो गया। अब एक केस आता है, यदि चार्ज पार्टिकल जो पॉइंट पी ले रखा है यदि वो इन साइड में प्रेजेंट हो तो क्या इक्वेशन बनेगी। देखो ये जो टर्म्स निकालेंगे कब के लिए, जब पॉइंट पी आउटसाइड में है। अब इन साइड में होता तो क्या इक्वेशन होती है, देखो सेकंड केस क्या है, इनसाइड के लिए। सेकंड केस हमारे पास है इनसाइड। अब देखो ये इक्वेशन तो हमारे पास है ही, तो क्या है फाई ई को बाहर निकालो और ds। ठीक है, अब देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है आउटसाइड स्फीयर में इनफाइनाइट भी हो सकती है, लेकिन इनसाइड में क्या हो सकती है वजह से 0। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फाई ई भी क्या रहेगा 0 रहेगा, सरफेस ऑटोमेटिकली 0 इक्वल होगा। तो डायरेक्ट रिजल्ट हमारे पास क्या बचेगा, फाई ई 4πr² सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रह जाएगी इन साइड में 0। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, एक चीज हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब भी केस आता है किसके लिए, इनसाइड केस में, तो इनसाइड के लिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 रहेगी, क्योंकि हमारे पास वहाँ पर क्या है चार्ज पार्टिकल होते हैं और जो वो किसका काम करे एयर में, और एयर का जो हमारे पास किसकी तरह बिहेव करती है इंसुलेटर, इसलिए वहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, सब एयर में है और एयर में हमारे पास क्या है इंसुलेटर, इसलिए वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है 0। क्लियर है। थर्ड एप्लीकेशन है वो हम कल करेंगे, दोनों कर लेना, कोई समस्या है तो पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू बेटा।